Welcome back, students. Good morning. Next topic is giving value of the Indian Constitution. Okay, giving value of the Indian Constitution. In this video, we will explain about guiding value of the Indian Constitution and philosophy of the Constitution or preamble of the Indian Constitution. Okay, in previous video we explained about the making of Constituent Assembly of India. Okay, and in this video we will explain about guiding value of the Indian Constitution and philosophy of the Indian Constitution. Let us go. Mahatma Gandhi was not a member of Constituent Assembly, but yet there were many members who followed his vision. महात्मा गांधी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स नहीं थे, लेकिन उनके विजन्स को, उनके आइडियाज को कुछ मेंबर्स ने फॉलो करने का काम किया और इनके आइडियाज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश करने का काम किया गया। डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं। ओके, साथ ही साथ वर्ल्ड के मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन की बेटर आइडियाज को, स्पेशली वर्ल्ड की 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बेटर आइडियाज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज करने का काम किया गया। इसमें अगर हम देखें, चूंकि जब इंडिया था या ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटेन का गुलाम था, तो साथ ही साथ ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको तो अडॉप्ट किया ही किया गया, लेकिन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो मोनार्की हेरिडेटरी का कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इंडिया इज जो रिपब्लिक कंट्री, यहाँ का जो हेड होता है, फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, वह इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल। ओके, तो उस चीज को, लेकिन जो वैसी बेटर थिंग थी उनको क्या किया गया। और ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अनरिटन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, फिर अगर वहीं देखें, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इसको भी एडॉप्ट करने का काम किया गया अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद प्रियम्बल की कुछ ऐसी चीज जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। कुछ जो रूल, कानून के समानता, रूल फेवर ऑफ इक्वलिटी, कुछ ऐसे इशूज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। तो अगर इस तरह देखा जाए तो डिफरेंट कंट्री के पॉइंट से डिफरेंट जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अडॉप्ट करने का काम किया। ओके, अगर स्पेशली हम बात करें फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट है, ये भी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का काम किया गया। ओके, जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, स्पेशल रूप से जो भी आपातकाली पावर्स हैं, इनको भी क्या किया गया, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का काम किया गया। साथ ही साथ अगर देखें, जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का काम किया गया। रूल ऑफ लॉ हो गया आपका। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट पे जो महाभियोग की प्रोसेस है, इंडियन प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है जिसे महाभियोग कहते हैं, ये भी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का काम किया गया। ओके, तो बहुत से ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट हैं जो, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइडलाइन करने का काम डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कॉन्सेप्ट से लिया गया। अगर देखा जाए तो स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, यानी कि स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद एक कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट
स्टेट सब्जेक्ट, और थर्ड है कॉन्करेंट सब्जेक्ट, समवर्ती सूची जिन्हें कहते हैं, यानी कि जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे रूल रेगुलेशन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाएगा। फिर उसके बाद जो बच गया है साथ ही साथ जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट करने का काम किया गया। जैसे अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में है, या आपका जो यानी कि जो या साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह साउथ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से ली गई है। वैसे अगर हम प्रियम्बल की बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसे वो किया था, इस प्रपोजल को रखा था, और ये 1947 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था जनवरी मंथ में, जिसे हम ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। ओके, तो ऐसे करके बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अगर वहीं हम रिपब्लिक की बात करें तो यह फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, जो बहुत बाद में चल के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, तो वो रसिया से लिया गया। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे इशूज हैं, मुद्दे हैं, कॉन्सेप्ट हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन को अगर हम देखें, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस कंट्री या किस टाइप से इसे गाइडलाइन मिला है, तो या डिफरेंट टाइप के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसने अपने को गाइड करने का काम किया है। डिफरेंट जो फिलासफर रहे, जो वैसे ग्रेट पीपल्स, चाहे वो इंडियंस के हों, जैसे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी तो कार्ल मार्क्स की थी, बट इंडिया के फेवर में जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, इसको लेके इंडिया में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसकी पॉलिसीज क्या थी। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में पीजेंट्स और लेबरर क्लॉसेस को लेके उनकी जो पीजेंट्स और लेबरर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, अब कांग्रेस में उठाया जाना, जैसे जैसे सोशलिस्ट स्पेशली नेहरू और सुभाष की कांग्रेस में पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी की बात करता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में चल के इसको मर्ज किया गया। इस बेस पे इंडिया से लैंडलॉर्ड सिस्टम को एबॉलिश करने का काम किया गया। ओके, तो जो गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान को वह कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो गाइडलाइन करने का काम करते हैं। तो अभी मैंने जितने पे, यानी जो इंडिया, जो वर्ल्ड के 60 कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री हैं, 60 कंट्री हैं वर्ल्ड के, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बेटर कॉन्सेप्ट को ले लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ वैसे जो इंडियंस ग्रेट पीपल्स है, जैसे महात्मा गांधी और भी जो पीपल, उनके आइडियोलॉजी को जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो भी उसमें अमेंडमेंट की बात की, इस टॉपिक ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, उसको भी अडॉप्ट करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो क्या है, देखिए, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी वाज नेचर्ड बाय द वैल्यू, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, इसके फाउंडेशन की जो प्रकृति है, नेचर है, दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। वह फ्रीडम स्ट्रगल से, यानी भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड, इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट चले आ रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या इंडियन नेशनल मूवमेंट चला आ रहा था, स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट के ड्यूरेशन के टाइम ही इंडिया की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, उसको धीरे धीरे सॉल्व किया गया था, यानी कि मूवमेंट के ड्यूरेशन के टाइम ही। और साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनाया गया, उसके बाद वह इस मूवमेंट के दौरान ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो इंडियन फिलोसफर थे, या जो भी लोग थे इंडिया के, वो क्या कर रहे थे, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिपेयरिंग की प्रोसेस को
बहुत पहले से ही स्टार्ट किए थे और एक प्रोसेस चल रहा था जिसकी लास्ट जो परिणति हुई वह 1946 से लेके 1950 के बीच में। देखिए, दीज वैल्यू आर embedded इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सोशल इकोनॉमिकल, जो भी यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी, एनी प्रॉब्लम्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वह काफ़ी अच्छी तरीके से समझते थे, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करने का काम किया था, इसको लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम किया था। आज़ादी की भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने बहुत संघर्ष किया था और हर एक प्रॉब्लम को ये अच्छी तरीके से समझे थे और चाहते थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि इंडिया जो फ्री हो रहा है, तो इंडिया को किया जाए इन सब प्रॉब्लम से फ्री किया जाए और ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जाए जो इंडिया जैसे डाइवर्सिटी कंट्री में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता यहाँ पाई जाती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्रीड और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, एटलीस्ट देखा जाए तो 30,000 से एबव यहाँ पे बोलियाँ डायलेक्ट्स बोली जाती हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको अभी अडॉप्ट करना बाकी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो लैंग्वेज है ये ऑथराइज्ड लैंग्वेज है इंडिया में, ओके। और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग, वेशभूषा, खान पान, पहनावा, हर चीज़ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको ध्यान में रख के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट द बेसिक वैल्यू, यानी कि जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वैल्यू है, जिसे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को डिफाइन करने में, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ा जाता है, इसको रीड किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन उस आर्टिकल की क्या कॉन्सेप्ट रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बनाते समय, उन्होंने किस वे में उसको बनाया, उसको लिखा, उसको अच्छी तरीके से समझा जाता है, उस पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो देखिए, द प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बिल्ड एंड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर इसको आप लोगों को हिंदी में बता दूंगा। तो देखिए, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके जो जो टफ टॉपिक्स है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economics, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution and the word, okay। तो ये हो गया आपका प्रियम्बल, आपका प्रियम्बल यहां तक है। स्पेशल रूप से इसमें 3 वर्ड लेटर ऑन इंक्लूड किए गए, उनमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड, यह जो थे, या यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेयर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। यानी जो 3
इसमें वर्ड इंक्लूड किए गए। सोशलिज्म, सोशलिस्ट जिन्हें कहा जाता है यानी कि समाजवाद। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष हिंदी। और एक इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। इन शब्दों को, इन वर्ड्स को 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जोड़ने का काम किया। ओके, इसको एक बार हम हिंदी में इसका पढ़ते हैं। इसका हिंदी देखिए, इसका है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ओके, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ओके, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ओके, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल संवती संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की क्या है, यह इसका हिंदी रहा, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए और इन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और विश्व बंधुत्व को सुनिश्चित करने के लिए तथा बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, और इस समय जो 49 था 26 नवंबर वह 2006 विक्रमी संवत जो हिंदी होता है विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया गया। ओके, तो ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के जो भी मेन वर्ड हैं जिनमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इसको देखिए सबसे पहला वर्ड आपका है सॉवरेन सब्जेक्ट। सॉवरेन सब्जेक्ट जो है आपका पहला वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि इसमें सबसे पहले हम लोग उल्लेख करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह इंडियन पीपल से ऊपर नहीं है, यानी कि इंडियन पीपल ने क्या किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना पावर प्रोवाइड करने का काम किया है। ओके, तो संविधान से ऊपर क्या है, भारत की जनता है, और भारत की जनता ने क्या किया, अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भारत की जनता का पावर है। इसीलिए देखते हो 5 इयर्स लेटर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जिसको वोटिंग करे पीपल जब चाहे तब हटा। सेकेंड है आपका सॉवरेन, जो सॉवरेन है यह पावर से रिलेटेड है। ओके, इसका मतलब ये होता है, इसकी हिंदी होती है संप्रभुता सॉवरेन में, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया अपने इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल मैटर्स है उसमें क्या है, वह फ्री है, कोई भी काम कर सकता है, किसी भी एनी अदर कंट्री, एनी कोई इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता उसके मैटर, यानी कि अपने बाहरी और अपने आंतरिक कार्यों में, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क में क्या है, इंडिया फ्री है, वह अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, किसी कंट्री के दबाव को वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट, जिसे समाजवाद कहते हैं। ओके, सोशलिस्ट में यह है कि सोशलिस्ट इस वर्ड को मैंने बताया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा इस वर्ड को इंक्लूड किया गया है। इसमें
1976 में। इसके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली रूप से यहाँ पे टोटल ऑल ओवर पीपल्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। इसको लेके चूंकि वर्ड बाद में इंक्लूड किया गया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट थे वह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, तो इंडिया में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम थी उसको 1951 में लैंडलॉर्ड्स एक्ट ले आके उसको एबॉलिश करने का काम किया गया। तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें अगर हम सोशलिस्ट वर्ड को देखें, जो सोशियो इकोनॉमिक, तो जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 में इंडिया के, उसमें 39B और 39C या इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड बात करता है। ओके, डायरेक्ट प्रिंसिपल में यानी कि जिनको लेके हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यह स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। और प्रेजेंट टाइम के जो स्टेट्स और सेंट्रल या जो भी स्टेट हैं या जो भी नेशंस हैं वह क्या है, वह वेलफेयर नेशन है, वेलफेयर स्टेट है, जो जनता के क्या है हर एक कार्यों में इंटरफेयर का काम करते हैं और स्पेशली उन्हें डेवलप करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, और इसी पे क्या डिफरेंट जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, स्कीम्स हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या डिफरेंट टाइप के जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम लॉन्च किए गए, वो सब इसी के अंडर आते हैं। वेलफेयर स्टेट जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में इनका उल्लेख किया गया। इनके लिए हम राज्य को के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके, या राज्य की अपनी वह उसकी कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है कि वह इसे फॉलो करे। वैसे राज्य जो प्रेजेंट टाइम के नेशन स्टेट है वह वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है आपका सेक्युलर। सेक्युलर की हिंदी होती है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। इसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करना चाह रहा है, लेकिन इस पे कुछ सभी रिस्ट्रिक्शन है। इसका आखिर सेक्युलरिज्म है क्या, बट सेक्युलरिज्म से मीन्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्पेशली रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करता है। वह जितने भी ऑल रिलीजन हैं वह उनको फ्री कर दिया, यानी कि यहाँ इंडियन पीपल्स को यह फ्री है कि वह किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं या उनकी वर्शिप पर्सन को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे रिलीजन इंडिया में क्या है, पर्सनल मैटर्स है। राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये सेक्युलर है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वह क्या होती है, वह इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया है। यानी कि इंडिया जो भी 18 ईयर्स का होगा, वो चाहे वह अनएजुकेटेड हो या कोई भी हो, उनको क्या होगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड किया गया है कि उनको वोटिंग पावर दिया गया है 18 ईयर्स। ओके, तो और यहाँ के जो गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, वह इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल्स, वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेसी का क्या है, कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका है रिपब्लिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो हेड है इंडिया स्टेट का, जो इंडिया नेशंस का, इंडियन स्टेट का जो हेड है, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो यहाँ का जो मेन हेड है, राजा है, यानी जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, राजा नहीं कर सकते, वह क्या है, वह जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है। और वहीं अगर हम जापान और ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में क्या है, यहाँ की का जो सम्राट है और ब्रिटेन का, वो क्या है, हेरिडेटरी है, यानी कि वह अनुवंशिक होता है। जो वो मर गया उसके खानदान से, वो मर गया उसके, ऐसे हेरिडेटरी चलता रहता है। इसीलिए इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि इस स्टेट का जो हेड होता है, फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है, वह इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल। एंड नेक्स्ट है आपका, इसमें सिटीजन्स की बात हुई, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तो है। फिर आपका देखिए लिबर्टी। इंडिया को लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीनेस को, इक्वलिटी को अडॉप्ट किया गया है। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता को, स्पेशली जो फंडामेंटल्स में आर्टिकल 19 है,
14 से लेके आर्टिकल 19, स्पेशली आर्टिकल 19 में क्या है, यह लिबर्टी से रिलेटेड मैटर्स है, यानी कि एवरी इंडियन पीपल्स क्या है, फ्री हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, लेकिन यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता दी गई है हर एक मैटर्स में। ओके, साथ ही साथ जो नेक्स्ट है इसमें डिग्निटी की बात करता है, डिग्निटी के बाद फ्रेटर्निटी की बात करता है, यानी कि डिग्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी, एकता एंड अखंडता, यानी कि इंडिया में यूनिटी एंड डिग्निटी को जो प्रियम्बल है, कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, वो क्या करता है, इसको फॉलो करने का काम करता है, यानी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री होते हुए भी क्या है, यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, यानी कि स्टेट इससे अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी केसेस में। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए वैसी बस सिस्टम अप्लाई की गई है, स्पेशली आर्टिकल 352, 56 और 360 को अडॉप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन प्रेसिडेंट क्या करता है, इमरजेंसी अप्लाई करता है। ओके, फ्रेटर्निटी की बात करता है, इंडिया फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे को, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता है। ओके, इंडिया जो है, इंडिया कंट्री या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। फ्रेटर्निटी विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता है, और यह क्या करता है, यह किसी देश पे अटैक नहीं करता, न ही किसी को कभी, या वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है और इंडिया के लोग करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका गाइडलाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर में एक और वीडियो बनेगा, इसमें स्पेशली फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताओं को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।